देखिए, इसका एक ही मूल मंत्र है और सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, चाहे यूपीएससी के टॉपर हो या बीपीएससी के कोई भी लोग हो, यही कहते हैं। जैसे पीटी में भी कुछ कुछ सेलेक्टेड थीम्स है, वहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो आप उसको करिए। इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा, उसमें आप गेस कैसे कर सकते हैं? मैंने यही इस्टेब्लिश किया और मेरे दोस्तों को भी यही सिखाया है, या हम लोग करते थे कलेक्टिवली, कि हम इस क्वेश्चन को हमको बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको कैसे अटेम्प्ट करें। हार्ड स्पेशल से क्या करना चाहिए एस्पिरेंट को? बिहार का एग्ज़ाम है तो बहुत बड़ी बात है कि बिहार स्पेशल आपको अच्छे से आना चाहिए। मुझे नहीं पता था बीपीएससी के बारे में, तो जहाँ मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी का, तो वहाँ पे बिल्डिंग में कुछ भैया लोग रहते थे। पीटी से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक आप कैसे गाइड करेंगे उन्हें? मैं उनको यही बोलूँगा कि पहले आप, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये बोलूँगा कि पहले कोचिंग ज्वाइन नहीं कीजिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई कोचिंग से ही सब कुछ। तो मेरा डेली रूटीन बहुत स्टार्टिंग में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूपीएससी में भी था और इसमें था, तो मेरा बहुत उथल पुथल वाला रहा है। कोई होता है कि डिसिप्लिन होना पड़ता है, तो डिसिप्लिन इन द सेंस कि ये नहीं कि 6 बजे उठ के और रात के 9 बजे सो गए, सिर्फ यही डिसिप्लिन नहीं है। एक मेरी दोस्त भी है सृष्टि, आईएएस बनी है, तो वो इसलिए कर पाई उस टाइम में क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी रखाया। वो लोग इस बार 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम दिए और उसमें किसी कारणवश उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाई उनकी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग बहुत जो डिमोटिवेट हो रहे हैं इस टाइम। तो ये मेरे कुछ दोस्त ही हैं, जैसे मनीष है, सौरभ भैया लोग हैं, मिली है, प्रगति है, ये लोग काफ़ी मेरे क्लोज वंस हैं। उन लोगों का नहीं हुआ है और मैं उनसे बात करने की भी कोशिश होता है 10/10 का रूल, वो भी सबको फॉलो करना चाहिए और उससे में भी रिजल्ट सबका हो सकता है। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ रेवेन्यू ऑफिसर प्रतीक सर है इस वीडियो में। तो प्रतीक सर से जानेंगे इनकी जर्नी। 70वीं बीपीएससी में सबका सिलेक्शन हुआ है। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, 70वीं बीपीएससी में आप सिलेक्शन हुए और बहुत बहुत थैंक यू जो हमारे चैनल पे आए। और सर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम जय प्रतीक राज है। हाँ। और इस 70th बीपीएससी में मेरा रैंक 777 आया और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। और मेरा डिस्ट्रिक्ट, मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। सीतामढ़ी में एक गांव है दोस्तिया पंचायत, उसमें सोनबरसा ब्लॉक में आता है और मिडिल क्लास फैमिली हम लोगों की है। तो मेरे पापा जनप्रतिनिधि रहे हैं और समाज सेवी भी रहे हैं। पिछले 25 सालों से ज़्यादा हो चुका है उनका कार्यकाल। और मेरी मम्मी साथ ही साथ शिक्षिका भी रही हैं, घर को संभालती भी हैं। और उसके अलावा मेरी पढ़ाई जो स्कूलिंग है वो सरस्वती विद्या मंदिर सीतामढ़ी से हुई है। फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग और स्कूल द्वारका दिल्ली से हुआ। फिर मेरा जो इंटरमीडिएट है वो मेरे होम टाउन से ही हुआ, सीतामढ़ी से ही हुआ। उसके अलावा मेरी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी देशबंधु कॉलेज से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने यूपीएससी की कुछ प्रिपरेशन की थी कुछ साल, और वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने वो अभी कंटिन्यू है वैसे, लेकिन फिर मैंने बीच में, क्योंकि दोनों का वर्क प्रोफाइल सेम है, आपका जो मकसद है समाज सेवा का या काम करने का या ब्यूरोक्रेसी में आने का, वो लगभग सेम है। तो फिर मैंने बीपीएससी की तरफ रुख मोड़ा और मैं अटेम्प्ट दिया और मैंने क्लियर किया है। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितना टाइम दिया और वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला? तो मैंने 2020 से लेके 1-2 साल मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिया। मैं 22, 23, 24 लगातार दिया, पर सक्सेस नहीं मिल रहा था मुझे। और प्रीलिम्स में छट गया? हाँ, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। बहुत क्लोज भी रहा है। 2023 का प्रीलिम्स मेरा 1 मार्क्स से कम से भी रहा है। और उसके अलावा टफ हो जाता है बार बार प्रीलिम्स नहीं होना। लेकिन खैर, मैंने एक मेरे भाई हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, वो सर्विस में ही है बीपीएससी में, प्रशांत नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि तू पटना आ भाई और यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर, एक बार बीपीएससी का ट्राई करो। मेरी बहन भी है, वो भी बोलती थी कि तुम बीपीएससी करो, एक बार ट्राई तो करो। और मैं भी सोचा कि चलो ठीक है, करते हैं। क्योंकि मेरे क्लोज वंस, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आईएएस बन गए, एक भैया थे वो भी आईएएस बने मेरे साथ रहते हुए। तो थोड़ा वो भी हो रहा था कि दोस्त लोग का हो रहा है तो साथ साथ आपको भी कुछ ना कुछ स्टैब्लिश करना पड़ेगा खुद को। हालांकि वो लोग काफ़ी सपोर्टिव रही। और फिर मैंने उसके बाद ड्रॉप लिया यूपीएससी से, बीपीएससी दिया, बीपीएससी 70th भरा फॉर्म, पीटी दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू हुआ। 2 साल लग गया इसमें कंप्लीट होने में। मतलब फर्स्ट टाइम में सर? हाँ, ये मेरा स्टार्टिंग, मैंने यूपीएससी ड्रॉप करके बीपीएससी की तरफ ही सोच के, हालांकि मैंने 69 भी मतलब दे दिया था बस जाके। मैं ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँगा कि नहीं दिया, दे दिया, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया था। अभी मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैंने उसके बाद पूरा ड्रॉप लिया और फिर मैंने पूरा बीपीएससी की तरफ स्विच किया। सर, अब तक जितने मैं वीडियो बनाया हूँ, जितने पॉडकास्ट किया हूँ, जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में क्यों निकाल रहे हैं बीपीएससी? क्या है ऐसा?
क्योंकि देखिए सिमिलैरिटीज़ हो गई हैं बीपीएससी और यूपीएससी में, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहे हैं। और बीपीएससी में 3 मेंस में पेपर होते हैं और यूपीएससी में 7 होते हैं, तो वहाँ पे की जो मेंस की प्रिपरेशन होती है बहुत रिगरस, बहुत टफ होता है, और यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा ईजियर साइड होता है। और जैसा कि अभी बीपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है GS2 का और एसए का, उससे ये होता है ना कि जो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है। तो इसकी वजह से ये भी है कि लोग कर पा जा रहे हैं, और इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, तो अच्छा एक चांस था लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी था कि वो इसको क्लियर कर सकें। और आप देखिएगा भी कि बहुत सारे लोगों ने इसको क्लियर किया है। और सर जैसा कि 26 जुलाई को 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, उसका भी डेट बढ़ गया। जिनको सर अभी इतना टाइम मिला तो उनको कैसे पढ़ाई करना चाहिए और उनको क्या टिप्स देंगे आप? तो इसमें 2 लोग हैं, एक लोग जो बिल्कुल जल्दबाजी में थे कि मुझे बहुत कम टाइम है और मुझे करने को चाहिए, और एक दूसरे थे जो कर रहे थे। जैसे कुछ लोगों का नहीं भी हुआ था, मेरे दोस्त लोग हैं जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, उन लोगों के लिए टफ था। कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टफ था। तो दोनों के लिए ये है कि आपके पास अब 1-2 महीने का टाइम कम से कम है। सितंबर में सुनने को आ रहा है कि एग्ज़ाम होगा, तब तक आपके पास टाइम है, 50-60 दिन का टाइम है। तो आप उसको स्ट्रेटेजाइज कीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको फुलफिल कीजिए। डेली टारगेट्स होंगे, वीकली टारगेट्स होंगे, मंथली टारगेट्स होंगे। और फिर उसमें भी मैं ऐसे करता था कि 3 रिवीजन करना है मुझे, तो मैं एक एंड डे एस्टैब्लिश कर देता था कि मान लीजिए 20 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो मैं उस 50 दिन को पहले 20 दिन में पहला रिवीजन करूँगा, दूसरे 20 दिन में दूसरे 15 दिन में दूसरा रिवीजन, फिर बचे हुए 10 दिन में मान लीजिए उसमें मैं तीसरा रिवीजन कर लूँगा। तो ऐसे करके आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ को भी लगाइए, टेस्ट सीरीज़ जो देते हैं उससे आपको उसका भी एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका भी रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं करते हैं, टेस्ट देकर छोड़ देते हैं, तो वो सब नहीं कीजिए, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा। सब लोग पढ़ रहे हैं, अब देखिएगा पूरे पटना में, दिल्ली में, जहाँ भी लोग रह रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ हम मिस कर देते हैं, समझते नहीं, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया पढ़ने का। पढ़ते तो सबको ही पढ़ते सब चीज़ आते, लेकिन उनको क्या छोड़ना चाहिए ये बहुत कोई नहीं समझ पाते। तो आप उनको बता सकते हैं क्या उनको नहीं पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? देखिए इसका एक ही मूल मंत्र है और सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, चाहे यूपीएससी के टॉपर हो या बीपीएससी के कोई भी लोग हो, यही कहते हैं कि PYQ जो आता है उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए एनालिसिस। ये नहीं कि आप जाइए पेपर निकालें और सॉल्व करिए, नहीं, आप पूरा देखिए, क्वेश्चंस को देखिए कहाँ से पूछ रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, क्या थीम से पूछ रहा है। मान लीजिए मेंस का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि चंपारण से हर साल पूछ रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन से हर साल पूछ रहा है, तो भाई आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे ही पीटी में भी कुछ सेलेक्टेड थीम से वहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो आप उसको करिए। और PYQ अगर 10 साल का या 5 साल का अच्छे से करते तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इवन आपको जिस क्वेश्चन में नहीं आ रहा उसमें आप गेस कैसे कर सकते हैं। मैंने यही इस्टेब्लिश किया और मेरे दोस्तों को भी यही सिखाया है, या हम लोग करते थे कलेक्टिवली कि हम इस क्वेश्चन को हमको बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कम अटेम्प्ट से नहीं चलता है काम आजकल, और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मेरा ये रहता है कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए मुझे गेस वर्क सीखना पड़ेगा, और मैंने काफ़ी सीखा इसको, और वो काम भी करता है। अगर 20 क्वेश्चन आप बनाते हैं, मान लीजिए आपका 7 या 8 ही क्वेश्चन सही हुआ, मान लीजिए 12-13 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, फिर भी आपको 3-4 नंबर का फायदा होगा, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पे आप बॉर्डर पे होते हो या आपकी प्रिपरेशन कम होती है, तो ये सब चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो जैसा कि सर अभी बता रहे हैं कि अटेम्प्ट करना चाहिए, और बिहार स्पेशल से क्या पढ़ना चाहिए एस्पिरेंट को? तो बिहार का एग्ज़ाम है तो बहुत बड़ी बात है कि बिहार स्पेशल आपको अच्छे से आना चाहिए, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा मेजर रोल है। उसके साथ साथ जो सरकार की इकोनॉमिक सर्वे और बजट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको बेसिक प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ये सेलेक्ट कर लिए, 2-4 चीज़ इधर सेलेक्ट कर लिए और निकल जाएगा। आपको थॉरो रीडिंग करना पड़ेगा, आपको इन डेप्थ रीडिंग भी करना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए फिर अलग स्ट्रैटेजी बनती है। सर बिहार स्पेशल के लिए आप सोर्स कहाँ से लिए थे पढ़ने के लिए? सर मेरा एक ही सोर्स था बिहार स्पेशल का, क्राउन बुक आती है GS की, वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। वो भी एक्चुअली उसके पीछे भी कहानी थी, तो मुझे नहीं पता था BPSC के बारे में। तो जहाँ पे मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था UPSC का, तो वहाँ पे बिल्डिंग में कुछ भैया लोग रहते थे, तो उनके पास क्राउन बुक पड़ी थी, पता नहीं उनकी भी नहीं थी, उनको लगा कि किसी और की, तो मुझे दे दिया कि आपको चाहिए क्या BPSC के लिए। तो मैंने बोला यार मैं तो कर नहीं रहा हूँ, तो पर फिर भी मैंने ले लिया। मैंने बोला कभी ऐसा चीज़ अपने स्टेट के बारे में है तो मेरा इंटरेस्ट जाएगा, मैंने ले लिया। वही बुक मेरी आज भी मेरे पास है। जब मैंने स्टार्ट किया तो वही उसी बुक को निकाला था, क्राउन की बिहार स्पेशल, और मैंने उसी को पढ़ा। जैसा कि अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन एस्पिरेंट को क्या कहना चाहिए, उनको कैसे पढ़ना चाहिए? अगर ग्रेजुएशन रेगुलर कर रहे हैं तो आप कॉलेज को भी देखिए, जैसे मान सकते हो लास्ट ईयर में, फिर उनको कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, PT से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक आप कैसे गाइड करेंगे उन्हें?
मैं उनको यही बोलूँगा कि पहले आप जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपका इंटरेस्ट है बीपीएससी में, पहली बार तो इंटरेस्ट देख लीजिए है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट है आपका तो आप पहले सिलेबस और उसका जो 2-4 साल का पीवाईक्यू है और अलग अलग फॉर्मेट्स, पीटी मेंस इंटरव्यू के बारे में बेसिक नॉलेज लीजिए। ये नहीं कि पहले सीधा कूद पड़िए, कोचिंग में नाम लिखवा लिए, ये कर लिए। पहले यूज टू हो जाइए, समझिए कि क्या पैटर्न है, क्या पूछ रहा है, आप कितने कैपेबल है, आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा आपको लग रहा है, ये सब चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अब आप खुद से होमवर्क नहीं करिएगा, खुद से एफर्ट नहीं डालिएगा, रिसर्च नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब काफ़ी है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, जो आप डालिएगा वो आपको मिलेगा। पहले तो सिलेबस समझना होगा, फिर उसके बाद जो टॉपर्स हैं उनका नोट्स भी देखना होगा कैसे वो पढ़ते हैं। नहीं, टॉपर्स का नोट्स तो थोड़ा आता है लेट में। पहले तो आप ये समझिए कि उस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। पहले तो क्या है, पीटी मेंस इंटरव्यू, पीटी में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, ये सब चीज़ें आपको बहुत मैटर करती है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स अगर मान लीजिए दे रहा है तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेंस के कैसे हैं, कितने पेपर हैं, क्या प्रिपरेशन की जर्नी होगी, फिर इंटरव्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारे बेसिक चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि आपको कैसे करना है। आपके अगर बेसिक ठीक है, जैसे एनसीईआरटी हम लोग सब लोग प्रेफर करते हैं कि पहले बेसिक ठीक कर लीजिए एनसीईआरटी, उसके बाद आइए। और जो कि ज़रूरी भी है, अगर आप तब नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं और ये करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह है, लेकिन आपको बेसिक कोचिंग भी ज्वाइन करने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो कोचिंग में भी कुछ काम नहीं आएगा। हाँ तो सर, जैसे बहुत से ये भी सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग ले, आपका ओपिनियन क्या है? जो मतलब ग्रेजुएशन पास है उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं बस ये बोलूँगा कि पहले कोचिंग ज्वाइन नहीं कीजिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई कोचिंग से ही सब कुछ होता है, और ये कोचिंग आपको सपोर्ट देता है, नो डाउट, कोई भी कोचिंग को आपको सपोर्ट करता ही है। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक ठीक कर लीजिए। वही एनसीईआरटी पढ़िए, 3 महीने 2 महीने 4 महीने का टारगेट बनाइए और बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा पढ़ लिए, ताकि आपको एक ओवरव्यू देगा। फिर आप जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको वो चेरी ऑन टॉप वैसा आपको इंटरेस्ट देगा और आपको हेल्प करेगा, ताकि आप और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी और समझेंगे चीज़ों को। सर बहुत से स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं, जैसे आप पास आउट हुए इस बार बीपीएससी में, तो उनको आपका डेली रूटीन जानने में इंटरेस्ट होता है, तो आप अपने बता सकते हैं डेली रूटीन? तो मेरा डेली रूटीन बहुत स्टार्टिंग में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूपीएससी में भी था और इसमें था, तो मेरा बहुत उथल पुथल वाला रहा है। कोई नॉर्मल नहीं है कि हाँ कब, इसमें ये था कि हाँ मैं लेट नाइट तक सो रहा था और थोड़ा 5-6 घंटे, कभी कभी 5-6 घंटे भी सोया हूँ, कभी कभी 10-10 घंटे भी सोया हूँ। तो नंबर ऑफ़ आवर्स बहुत मैटर नहीं करते। आप जब उठते हो उसके, मैं सोचता था कि मैं ठीक है, अगर मुझे 8 बजे उठना है तो मैं 10 बजे भी उठ रहा हूँ, तो बाकी 10 बजे के बाद मैं क्या कर रहा हूँ सोने से पहले तक, तो मुझे ये रहता था कि हाँ चलो ठीक है अभी पढ़ाई करना है। तो रूटीन आप एक, कुछ लोग होते हैं कि डिसिप्लिन होना पड़ता है, तो डिसिप्लिन इन द सेंस कि ये नहीं कि 6 बजे उठ के और रात के 9 बजे सो गए, सिर्फ यही डिसिप्लिन नहीं है। अब 6 से 9 बजे के बीच में आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो वो भी डिसिप्लिन है, समझ रहे हैं? कुछ लोग 8 बजे भी उठेंगे और 10 बजे तक आप 8 घंटे पढ़ लिए, मान लीजिए उनको पढ़ना है, तो वो भी डिसिप्लिन ही है। तो टाइम मैटर नहीं करता, आपको उस डे में क्या करना है वो बहुत मैटर करता है। आपको प्लानिंग उस डे की करनी है, और सिर्फ डे की नहीं, वीक की भी। जैसे एक वीक में 6 दिन 7 दिन है, एक दिन आप ऑफ भी ले सकते हैं। एक वीक का टारगेट बनाते हैं आप, अगर आप 6 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं तो ठीक है, एक दिन का वीक ऑफ भी चाहिए, और वैसे भी चाहिए, एक दिन ऑफ चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग डेली का टारगेट लेते हैं 15 घंटा, और कुछ लोग लेते हैं 10-8 घंटा। और जो 15 घंटा पर तो कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, ऐसे पढ़ते बस हाँ मैं इतना और पढ़ रहा हूँ, और जो 8 घंटा पढ़ते हैं वो समझ के पढ़ते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना चाहिए? जैसे समझ के पढ़ना चाहिए या सिर्फ टारगेट पूरा करना चाहिए कि हमें ये 15 घंटा पढ़ना है? तो ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो नहीं रहा कि भाई गेस्ट पेपर पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। हम लोग भी ग्रेजुएशन में पढ़े ऐसे कि कम टाइम में ही निकाले हैं। मेरा भी बीए प्रोग्राम था, उसमें भी ऐसा ही था। तो बट ऐसा नहीं है, बीपीएससी का ट्रेंड देख लीजिए। इस बार 71st का जीएस पेपर 2 का, पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, तो आप देखिए उसका ट्रेंड कितना। यूपीएससी के मॉडल बनाते जा रहे हैं, और एनालिटिकल क्वेश्चन अच्छा भी है ना। आप ऐसे ऑफिसर्स प्रोड्यूस भी तो करिएगा ना, कि ये नहीं कि रटा रटाया ऑफिसर आ जाए। आप चाहिएगा भी ना कि उसका इंटेलेक्ट आपके सामने आए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आए, उसके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग हो। ये सब चीज़ें आपको चाहिए भी तो सही एक ऑफिसर के बदले। तो आपको अपनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक कोई मैगजीन उठा के रट लिया तो भाई हो गया, नहीं। और नंबर ऑफ आवर्स भी मैटर नहीं करते, पर एक टाइम पे करना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं 16 घंटे भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है। जब मैं यूपीएससी कर रहा था तो क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास सिलेबस करने का टाइम है, आप उसको कैसे कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। आप उसको कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी और फिर रिवीजन करो, ये भी चलेगा। नहीं तो आप धीरे धीरे करो और फिर उसके बाद रिवीजन करते रहो। तो आपको पहले नहीं तो बाद में पढ़ना तो है भाई, सिलेबस तो कंप्लीट करना है, ये तो बेसिक मंत्रा है। जैसा कि सर आप बता रहे यूपीएससी जब आप कर रहे थे तो 16 घंटा पढ़ते थे,
नहीं, ये पूरा गलत चला जाएगा, मतलब 16 घंटा नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि हाँ, 16 मतलब घंटा। राउंड फिगर मान के 10 घंटा तक पढ़ते हैं पर डेली वो भी नहीं हो पाता था, मैं टू बी ऑनेस्ट, तभी मेरा थोड़ा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। लेकिन ये है कि हाँ पढ़ते थे लोग, पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला भी है 10x10 का, मतलब 10 आवर्स फॉर 10 मंथ्स। तो ये फार्मूला लोग अपनाते हैं कि आपको उस 10 मंथ में कोई ब्रेक नहीं चाहिए, वैसा मेजर ब्रेक, और कुछ ऐसा नहीं उथल पुथल वाला, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। वो यूपीएससी में बहुत हेल्प आता है, और चाहिए बीपीएससी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 10x10 का मंत्र है कि 10 आवर्स फॉर 10 मंथ्स। तो सर ये जैसे कि आप मंत्र बता रहे हैं, तो इस 10 मंथ तक आप अपने फैमिली और फ्रेंड को कैसे मैनेज कर देते हैं जब? देखिए मैं उसने फॉलो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत लोग करते हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, समझ रहे हैं। तो आप चाहे कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम में आप घुसते हो, तो आपको यार सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा यार। फैमिली, बहुत सारे फंक्शन हम छोड़ देते थे। इवन मुझे याद है कि इंसिडेंट की बाहर हम लोग करोल बाग में रहते थे, तो वहाँ पे भंगड़ा वंगड़ा होता था, क्योंकि जब लोरी का टाइम रहता था। तो मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई बाहर जाके आधा घंटा 1 घंटा देख ले, क्योंकि उस टाइम पे प्रीलिम्स का एग्जाम था, और हम लोग सोचते थे यार क्या जाए। तो बहुत लोग जाते भी थे, बहुत लोग नहीं भी जाते थे, तो उस सबको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फ्रेंड से मिलना नहीं होगा, पार्टी नहीं करना, या घूमना उमना कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आप अगर वो करोगे तो फिर आपका जर्नी लंबा होगा। और हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो ये सब नहीं करना। अगर आपको आना है तो एक बार 1-2 साल लेके आइए कि भाई इसमें कम छुट्टी लेंगे, कम घूमेंगे, कम मीटअप करेंगे, हम अपना करियर बनाएंगे, हम एक फोकस रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, और जॉब निकालेंगे और पेपर क्रैक करेंगे। तो सर आपके प्रिपरेशन पर क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको? भाई सबसे बड़ा हेल्थ का सेक्रीफाइस। अब मैं अभी काफ़ी सारी कुछ बीमार इश्यूज हो गए मेरे हेल्थ को लेके। आँख खराब हो गई है, सिटिंग बोन खराब हो गया, मानिएगा नहीं। दिल्ली में था तो मेरे थोड़ा सा लंग इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, डस्ट की वजह से, वो मुझे एलर्जी बढ़ गया है। फिर और भी इशू कुछ होता रहता है बीच बीच में। तो ये सब तो काफ़ी मैटर करना पड़ता है, क्योंकि आप लॉन्ग सिटिंग करते हो, ज़्यादा कुछ आप इन्वायरमेंट में नहीं निकलते हो, विटामिन डी, C12 ये सब कम हो जाता है आपका। कहीं धूप निकलना नहीं है, 1 महीना अंदर ही पड़े रहते हो, ऐसा भी होता है। और करते हैं लोग, सिर्फ मैं नहीं हूँ, हज़ारों लाखों लोग, बच्चे लोग कर रहे हैं ये सब। उसके अलावा दोस्ती यारी ये सब तो ठीक है, अपनी जगह है, होता है। दोस्त जो अच्छे दोस्त रहते हैं वो रहते ही हैं, जो नहीं रहते हैं वो जिनको टाइम चाहिए आपको से वो तो दूर हो जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत रहता है कि भाई ये उस टाइम पे नहीं हो पाता, लेकिन यही तो बैलेंस है। जैसे अभी भी कुछ होता है कि मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना है, मुझे टारगेट करना है, कुछ दोस्त आ गए, तो अगर आप दोस्त की तरफ जाएंगे या कहीं कुछ करेंगे तो आपका इधर तो लॉस होगा ना, तो फिर अब उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो लाइफ में बैलेंस चाहिए होता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। मेरे कुछ दोस्त हैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी जगह पे सेटल हो गए। एक मेरी दोस्त भी है सिस्टी, IAS बनी है, तो वो इसलिए कर पाई उस टाइम में क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी रखा और उसने वो करके दिखा दिया कुछ कम टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उन्होंने। तो वैसे ही है कि आपको क्या चाहिए, आपको अगर मस्ती चाहिए, घूमना चाहिए, तो आपको टाइम लगेगा, फिर आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सब लोगों से कि अगर आपको मस्ती करना, ये करना, तो आप टाइम पहले कर लीजिए। जब पढ़ाई करने आइएगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे बस इस पर फोकस करना है और कम ब्रेक्स लेने हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमन है तो ब्रेक्स नहीं मिलेगा, ब्रेक्स मिलेगा, लेकिन जितना कम करिएगा आपको उतना जल्दी सक्सेस मिलेगा। मतलब फ्रेंड भी बनाना है तो अपने सर्किल का ही बनाना है, जैसे BPSS फ्रेंड को ही अपना फ्रेंड बनाना है और उनके साथ डिस्कस करना हो गया। जैसे कि हिमालय में ही बता रहे थे, जब वो प्रिपरेशन कर रही थी तो मॉक इंटरव्यू एक पैनल बनाकर सबसे करते थे। हाँ, वो जैसे हिमालय नहीं होता है, तो हम लोग मेंस के टाइम पे भी साथ में थे, तो हम लोग एक दूसरे को कॉपी देख लेते थे, पीयर ग्रुप बना था हम लोग का। इंटरव्यू के टाइम पे एक दूसरे का इंटरव्यू भी ले लेते थे, ऐसा भी करते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये इतना ही आपका रेंज होगा, इतने ही दोस्त होंगे। आपके पहले के भी दोस्त हैं, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, काफ़ी लोग हैं, तो आप उन लोगों के साथ भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे में रह सकते हैं। आप कभी कभी मिलते हो, घूमते हो, फिर बातें करते हो, लेकिन ये है कि अभी आपको पढ़ाई करना है तो आपको वो कंपेनियनशिप चाहिए ना, वो दोस्त लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करें और साथ में चले। ओकेजनली मिल सकते हो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से। हाँ बिल्कुल, वो सब नहीं जाना चाहिए, वो सब आपके लाइफ का पार्ट है, क्योंकि अब दोबारा ये टाइम नहीं आएगा। तो आप उस चीज़ को भी एंजॉय करो, लेकिन कम करो। ये नहीं कि अब चले गए तो भाई अब निकल ही गए। सर आपके प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसा डिस्ट्रैक्ट जो आए हो, और जो एस्पिरेंट बोलते हैं कि मेरे लाइफ में एक डिस्ट्रैक्ट है, फ़ोन हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गए, ये सब मतलब बहुत तमाम चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करे वो, और आप कैसे करते थे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक ये रहता है ना, अभी तक मेरा इतना सक्सेस डिले हुआ, उसके लिए एक चीज़ बहुत जिम्मेदार मैं अपने आप को समझता हूँ, वो है अवेलेबिलिटी। कि मैं हमेशा, छोटा काम भी है किसी का या बड़ा काम भी है, कुछ भी रहता है ना, तो अगर कोई बता दे कि भाई मुझे दिक्कत है, कुछ भी कि मेरे लिए आना है, ये करना है, मैं हमेशा अवेलेबल रहता था लोगों के लिए।
और इसमें कुछ मुझे लगता था कि यार दोस्त है या कुछ भी है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग ज़्यादा रहे हमेशा से, तो वो आपका टाइम किल करता है। और तो आप चाहते हो उनके साथ जाना या मिलना, उनकी हेल्प करना, ये सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी उससे आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ कम हो रहा है पर्सनल लेवल पे। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लमेटिक है और ये है, लेकिन ये चीज़ है कि मैं हमेशा अवेलेबल रहा, उससे मेरा टाइम बहुत किल हुआ। और टाइम किल हुआ इसलिए मुझे बहुत थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया सक्सेस होने के लिए। वो ऐसा नहीं बोलते कि किसी किसी को बहुत जल्दी मिलता है और किसी किसी को बहुत टाइम लगता है, तो मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। लॉ ऑफ 28 जो बुक है वो हमें ये भी कहती है लोगों को ना कहना सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आप ना नहीं कहते थे, मतलब अपने फ्रेंड को काइंडनेस कहीं ना कहीं ये चीज़ थी आपने कि हेल्प करते थे अपने फ्रेंड्स के नाते, बट ये चीज़ अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट हो रहा था। तो इसका है ना, इसका ये भी है कि जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है, और जैसे मेरे पापा है सोशल वर्कर रहे हैं, मेरे घर पे डेली कुछ लोग आते थे हेल्प करने के लिए, जनप्रतिनिधि भी हैं वो, तो हमेशा से वो माहौल रहा है, तो किसी को ना बोलना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहते हो कि सब लोगों का हेल्प करें, क्योंकि यूजुअली कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हाँ कुछ काम पड़ गया किसी को, तो आप मुझे बोलते भी थे कि भाई तो क्राइसिस मैनेजर है, तो सब लोगों के लिए रहता है, तो ये करता है, तो वो ठीक है, वो लगता भी है, लेकिन ये है कि आप उस चीज़, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो बस मेरे वो डीएनए में समझ लीजिए या मेरे अपब्रिंगिंग में समझ लीजिए, वो करना ही है, उसको मैं ना नहीं कह सकता हूँ। पापा सोशल वर्कर है, आपको भी करना ही पड़ेगा, नहीं मना कर सकते आप इस चीज़ को। नहीं, वो प्रेशर नहीं है, वो देखिए जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप नहीं कर पाइएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। अगर आप मुझे बोलिएगा कुछ ये चीज़ करना है सर, और मुझे लगेगा कि मेरे रेंज का है, तो नहीं भी रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा, उसको जी जान लगा दूंगा कि मैं करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ इस बंदे के लिए, और जब तक मैं करूँगा ना तब तक मैं छोड़ता नहीं। तो ये जब चीज़ें हैं, तो इससे आपको क्या है ना कि जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, जो पढ़ाई है, आपका करियर, उस पर थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ ही करने के लिए तो आए हैं ना हम सिस्टम में, यहाँ कि लोगों की हेल्प करना है, लोगों से बात करना है, किसी के काम आना है, ये सब कितनी बड़ी चीज़ है। आप सोचिए कितने ग्रेटफुल फील करते हो कि आप किसी लोग के काम आ रहे हो, समझ रहे हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप सर्विस में आएंगे तो अपने, जैसे कि आप सर्विस में आए तो फिर पब्लिक को कैसे हेल्प करेंगे। जैसे बहुत से लोग बहुत रूड, जैसे कि अभी CJP का जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, आप देख सकते हैं कैसे पुलिस ऐसे बिहेव करे स्टूडेंट के साथ, जैसे कि वो आतंकवादी हो, ऐसे लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन पे आंसू गैस कर रहे हैं। उनके अंदर काइंडनेस, या फिर कह सकते काइंडनेस नहीं है, या फिर कह सकते सरकार का प्रेशर हो। उस चीज़ में उनको समझना चाहिए कि फ्यूचर में उनके बच्चे भी होंगे तो उनको भी पढ़ने के लिए एग्ज़ाम कैंसिल हो, पेपर लीक हो, तो उस सिचुएशन में तो उनको काइंडनेस थोड़ा बनना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है। प्यार से समझाते स्टूडेंट को, एकदम लाठी पत्थर, पुलिस वाले इवन पत्थर कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सर यही है कि देखिए जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिस हो गई या एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक फंक्शन है, एक नियम बना हुआ है अंडर द लॉ, ये उनका काम बोल लीजिए, या उनको नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता है या उनको बताया जाता है। जैसे वो लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पे थे और मार्च टुवर्ड्स पार्लियामेंट ही था, तो उनके ऊपर ऑर्डर्स रहते हैं कि भाई आपको रोकना है, ये सब चीज़ तो सिस्टम का पार्ट है, समझ रहे हैं। और जो कि ब्रूटैलिटी हो जाती है, क्योंकि आपको रोकना ही है, बाई फोर्स रोकना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, काफ़ी टाइम से चल रहा है, और जो भी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, और ये सरकार की अभी आई है, उन्होंने कॉल के लिए उन लोगों को बुलाया भी है डायलॉग के लिए। देखिए कितना इसको सक्सेस मिलता है, या जैसे भी होता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलना ही चाहिए। और क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट ही रहे, तो ऐसा नहीं है कि हम अभी इस पार आ गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो सर आपको क्या लगता है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर वो इस्तीफा दे देते तो क्या इससे एजुकेशन में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, या फिर कुछ आपको क्या लगता है इसमें? सर रेवोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, ट्रांजिशन बोलिए कि हाँ कुछ चीज़ें, जैसे पेपर लीक का इशू है, कोई भी XYZ कोई इशू है, तो उस इशू को क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विक्टिम है या जो उसमें फेस कर रहे हैं, वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, या उनको कैसा सॉल्यूशन चाहिए, तो वो सब इशू रेज करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। प्रोटेस्ट करने का हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है कि आप कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, और ये है जो सॉल्यूशन आएगा उसको फुलफिल किया जाएगा। जैसे फार्म लॉ के अराउंड इशू के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि फार्मर्स के बीच में था, और उसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया था। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार भी लोगों के हित के लिए काम करती है, लेकिन अभी जैसा आया है केस कॉन्फ्लिक्ट का, उसको चाहेंगे कि हाँ जल्दी से सॉल्यूशन आ जाए उसका। इस बार जो हो रहा है, इस बार जो हो रहा है एजुकेशन को लेकर हो रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गलत हुआ है? बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है, जैसा भी अब हमने भी इमेज, मैंने उसे पूरा देखा नहीं, लेकिन मैं ट्विटर पे चला रहा था, मैं ट्विटर फॉलो करता हूँ, उस पर देखा कुछ क्लिप्स आ रहे थे, जो कि हार्ट ब्रेकिंग है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है वो इशू, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि जस्टिस मिले, जस्टिस वो भी टाइमली जस्टिस मिले, ये नहीं कि लेट हो जाए।
तो वो चीज़ का सोल्यूशन अभी आना चाहिए और देखिए कि क्या होता है उस पर, और होपफुली सब अच्छा हो और सबकी डिमांड पूरी हो। बाकी एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक गवर्नमेंट एक फंक्शनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह बिहेव करती है, सारा सब कुछ लॉ विद इन द लॉज चलता है। अब देखिए इसको कैसे किस तरीके से टैकल करना भी ज़रूरी है, और जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, मैं चाहूँगा कि जो भी है उनको ये सॉल्यूशन जल्दी से मिले, जस्टिस मिले। होप कि जल्दी से सब चीज़ सॉर्ट आउट हो, सबको जस्टिस मिले। बिल्कुल हो जाएगा। सरकार भी ये चाहती है, देखो सरकार भी किसकी पार्ट है, जनता से ही, जनता की ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो चाहेंगे कि सॉल्यूशन आ जाए। कभी कभी ऐसा होता ना कि जो सॉल्यूशन की आप एक्सपेक्टेशन करते हो वो कई बार वैसा दिखता नहीं है फुलफिल होते हुए, इसलिए लोगों को लगता है कि अच्छा ये नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप होपफुल रहते हो, आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हो और आप चाहते हो कि एक अच्छा सॉल्यूशन निकले। जैसे इस बार भी जो रीनीट का एग्ज़ाम हुआ था वो अच्छे ढंग से कराया गया, वैसे ही आने वाले पेपर्स वो लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उसी के पार्ट रहे हैं। 70th के टाइम मुझे याद है कि यहाँ पे भी आंदोलन हुआ था बीपीएससी का। हाँ। उसमें भी इश्यूज आए थे। तो ऐसा है कि बच्चों के लिए हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और यही भी 70th का बीपीएससी लगभग 2 साल का साइकिल हो गया कंप्लीट करने में, कुछ इशू हुआ, डिले भी हुआ। तो यही चाहते हैं बच्चे की टाइमली एग्जाम हो, टाइमली रिजल्ट आए, फेयर आए, सब कुछ अच्छा हो और सब लोग अपना अपना आगे बढ़े। और सर जो लोग इस बार 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम दिए और उसमें किसी कारणवश उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाई उनकी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग बहुत जो डिमोटिवेट हो रहे हैं इस टाइम। तो मैं ये मेरे कुछ दोस्त ही हैं, जैसे मनीष है, सौरभ भैया लोग हैं, मिली है, प्रगति है, ये लोग काफ़ी मेरे क्लोज वंस हैं। उन लोगों का नहीं हुआ है और मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि उनका नहीं हुआ तो वो मुझसे कैपेबल नहीं है, कम है, या जिनका हो गया वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो लोग बहुत अच्छे थे। इस बार का एग्ज़ाम बहुत लक बेस्ड भी रहा है, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज़ थी, और बस मैं यही बोलूँगा कि आप लोग गिव अप नहीं कीजिए। मैंने उनको भी बोला है और सब लोगों को बोलता हूँ जिनका नहीं हुआ प्लीज़ गिव अप नहीं कीजिए। आप बहुत क्लोज हैं और बस किस्मत की बात है कि आप उस साइड है, हम इस साइड है। कभी ऐसा टाइम आएगा जब आप उस साइड होंगे, और ज़रूर होंगे अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं और होता है, कंसिस्टेंट रहते हैं, मन मार के रो के, हो सकता है आपको रोना भी पड़े बार बार, लेकिन रोते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, मेहनत नहीं छोड़िए 1 साल और, क्योंकि आपके पास 71st का भी मेंस हुआ है और 72nd भी अच्छा वैकेंसी के साथ आया है। तो ये दो अटेम्प्ट में आपका काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस है कि मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। यही किए है, सबको पता भी है। वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग दोबारा स्टार्ट भी किए, सब लोग रोते हुए कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से बात की, सब लोग परेशान है लेकिन कर रहे हैं। हिम्मत स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आपने देखा भी होगा, रीस्टार्ट का ही बटन दबाना पड़ेगा, और करते हैं, भले रो रहे हैं, हंस रहे हैं, अपना वो हम लोग के लिए खुश भी है, लेकिन वो अपने लिए दुखी भी तो है, और हम लोग के लिए भी दुखी है कि हम लोग कुछ लोग नहीं आ पाए और बहुत लोग नहीं आ पाए। मान लीजिए 5400 लोग मेंस दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, उसमें से सिर्फ 2027 लोगों का हुआ है, मतलब बहुत से लोगों का नहीं हुआ, लगभग 2/3 सिलेक्शन नहीं हुआ लगभग। तो यही है कि भाई आप करिए, हताश नहीं होना, रीस्टार्ट करना है, यही कह सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। और जो कमियां रही हैं जैसे मेंस के टाइम पे या जो भी टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चेंज नहीं कीजिए। या यूपीएससी और बीपीएससी में बोला जाता है कि सेम हार्ड वर्क बट डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट में आपने उतना हार्ड वर्क किया होगा, इस बार रिजल्ट डिफरेंट आया, आप इस बार भी दूसरा कीजिएगा, हो सकता है रिजल्ट दूसरा है, ये भी हो सकता है। तो आपको बहुत मेजर चेंजेस नहीं करने हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, बेसिक किए हुए हैं, उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, और इस पेपर को बहुत करेज लगेगा आपको आगे कंटिन्यू करने में, लेकिन कीजिए। करेजियस लोगों की ज़रूरत है सर्विस में, और आने भी चाहिए। और सर आपके प्रिपरेशन के टाइम पे मॉक इंटरव्यू में, और या फिर जब इंटरव्यू आप देने गए तो उस टाइम में कोई सॉरी बोलना पड़ा? हाँ, तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे मुझे बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वैसे तो काफ़ी मेरा नॉर्मल ही रहा, जो मुझसे पूछा गया मैं बताता गया। एक क्वेश्चन था पंचायती राज सिस्टम से, एक आर्टिकल पूछा था उन्होंने, और पूछा था कि हाँ, शेड्यूल पूछा था कि ये पंचायती राज कौन से शेड्यूल में आता है, और मैंने 9 बोल दिया गलती से, 11th होता है, और तो मुझे पता था, उन्होंने बोला 9, फिर मैंने दोबारा करेक्ट भी किया, तो फिर मैंने उस टाइम पे सॉरी बोला। बाकी बेसिक क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे लोग थे उन लोग, वो इतने बड़े डिग्निटरी से बचपन से सपना ही था कि उनको फेस करना है भाई, कि कौन लोग हैं बैठे हुए, नहीं सुनते हम लोग कहानी कि बोलते खिड़की से कूदने के लिए बोलते हैं जाओ ऐसे करो, ये सब सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत फेस करने का बहुत मन था कि कौन है ऐसे लोग, और मिल के अच्छा लगा। ज़्यादा टाइम हालांकि नहीं मिला मुझे, लेकिन जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस था। सब टाइम जो मॉक इंटरव्यू होता है उसमें और जो इंटरव्यू हो रहा था रियल, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत से लोग बता रहे हैं कि जो मॉक में होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ग्रिलिंग होती है। हाँ,
और वहाँ पे मतलब उतना कुछ होता नहीं होता। है। सही बात है, ये है भी, ये फैक्ट भी है। इवन आप टेस्ट सीरीज में भी, पीटी के भी टेस्ट दीजिए, मेंस में भी दीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे जो रियलिटी में नहीं आते हैं, लेकिन आप देते हैं किस लिए, क्योंकि प्रिपरेशन करना पड़ता है आपको उस लेवल का। बहुत हार्ड कीजिएगा तो आपको बीच का आएगा तो कर लीजिएगा ना, वैसे ही इंटरव्यू में आप यूपीएससी का कर रहे थे और फर्स्ट टाइम में बीपीएससी हो गया, तो बहुत लोगों के लिए फ़ायदा होता है ये, बहुत लोग किए भी ऐसे, क्योंकि लगभग प्रिपरेशन सेम है आपकी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा फायदा करती है ना यूपीएससी, क्योंकि हार्ड वर्क करना सिखा देती है, आपको बैठना सिखा देगा कि भाई पढ़ाई करना है तो करना है, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, क्या हो रहा है बाहर कुछ नहीं पता चलता, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे ही किया मैंने भी, मुझे याद है अभी भी मैंने 3 महीने बहुत भयंकर पढ़ाई की मेंस के लिए। जनवरी के आसपास रिजल्ट आया, जैन से अप्रैल तक मैंने वही बहुत पढ़ाई किया मेंस के लिए, और वही उतना ही किया। उसके बाद मैं पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक बहुत ही कम पढ़ाई किया हूँ, लेकिन उस रिजल्ट ये जो आता है 10/10 का रूल, वो भी सबको फॉलो करना चाहिए और उससे में भी रिजल्ट सबका हो सकता है। देखिए सबका तो ये तो फैक्ट ही है कि, लेकिन ये है कि हाँ कोशिश करनी चाहिए, राइट डायरेक्शन में कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हैं खुद को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं। भाई सिर्फ पन्ना पे प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, और 10/10 का कुछ यूनिवर्सल रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। मैंने भी एक टॉपर से ही सुना था कि इसको इसको फॉलो कीजिए, मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश भी की है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। हालांकि लोग अपने अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन ये है कि एक चीज़ बहुत की है, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन सिर्फ टाइमिंग की नहीं होती, डिसिप्लिन आप पढ़ने की होती है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कितने दिनों तक लगातार पढ़ रहे हैं, और किस तरीके से स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। नोट्स कैसे बना रहे हो, नोट्स इतना इंपॉर्टेंट होता है सर इस चीज़ को देखिए में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिवीजन करने, ये एग्जाम ऐसा है जहाँ पे बहुत रिवीजन करना पड़ता है, तो नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट मिनट पे रिवीजन करने के लिए बहुत सारा कुछ चाहिए। हालांकि मैंने पीटी के लिए उतना नोट्स नहीं बनाया था, पीटी के लिए भी बनाया था, जैसे मॉक दे के आ गए या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला तो मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देता था, जैसे मुझे लगता है ये मुझे पता होना चाहिए, पता क्यों नहीं है। वैसे मेन्स के टाइम पे आप क्या करते हो, हर टॉपिक वाइज एक नोट्स बना देते हो, जैसे हिस्ट्री का संथाल है या बिरसा मुंडा रेवोल्यूशन है, तो मैं उस सब पे एक पेज का नोट, 1 पेज नोट बनाता था, अभी भी बना हुआ है मेरे पास, सब टॉपिक्स है, क्योंकि मेंस में नोट्स काम आता है, क्योंकि बाद में वही रिवीजन करते हो, वही देके आ जाते हो। मेंस का सिलेबस बहुत वो है, कंसाइज है और कम है, ज़्यादा नहीं है, पीटी की तरह ओपन एंडेड नहीं है कि पीटी में बहुत पढ़ना पड़ता है। आप पढ़िए पढ़ते जाइए, ये बुक पढ़ लिए वो पढ़ लिए। और मेंस में ये है कि आप कम पढ़ते हैं, ज़्यादा डिलीवर करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग भी घूम के हिमालय में, हम लोग या मेरे दोस्त लोग थे, पूरा जाके टेस्ट ही लिखते हैं, ऐसा करते थे, हर 2 दिन 2 वीक में देते हैं टेस्ट, खूब लिखते थे। ये फ़ायदा मिला कि मैंने वहाँ पे भी जाके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इवन मेरा DIV भी बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यूज टू हो गया, ये सब तो काफ़ी आपको हेल्प मिलता है। और सर जाते जाते हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत क्लियर है कि भाई, जो पहली बात तो आप एजुकेशन है, जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब, ये सब चीज़ें हैं ज़रूरी, पर आपको लाइफ में क्या करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये नहीं कि कूद जाना है, आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आजकल डिफरेंट करियर ऑप्शंस है, जैसे सर ही कर रहे हैं, अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, या बहुत लोग कर रहे हैं। आपको जो इंटरेस्ट दिख रहा है आप कीजिए, सिर्फ एक चीज़ को भगवान नहीं बनाना है। और जो लोग इसमें आ रहे हैं वो पूरा सोच समझ के आना है कि भाई एक बार कूद जाना है तो उसको बैक करना है, ये नहीं कि अब 6 महीने 1 साल 2 साल हो गया तो कम, मतलब देखा देखी नहीं करना है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ को करना चाहिए। हाँ, सरकार भी स्किल डेवलपमेंट, स्किलिंग और अलग अलग क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी बना रही है, और काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग का वो है, स्टार्टअप्स चल रहे हैं, इतने आइडियाज़ आ रहे हैं। हम लोग 21st सेंचुरी में, वो भी AI के वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप क्या चूज़ कर रहे हैं ना, और उसको बैक कर रहे हैं। ये भी नहीं कि आप कंटेंट क्रिएटर भी बन रहे हैं मान लीजिए, या पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो छोटा टाइम हुआ नहीं चला तो फिर गिव अप कर दिए, तो फिर आप उस चीज़ को बैक नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम करिए, बैक कीजिए, सोच समझ के आइए, बैक कीजिए और डिलीवर कीजिए, कोशिश कीजिए कि गिव अप नहीं करने का। हम लोग तो यही करते हैं कि गिव अप, इसीलिए तो शायद मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर मैंने छोड़ दिया होता कुछ दोस्तों की तरह, मेरे कुछ दोस्त लोग मेरे साथ जर्नी स्टार्ट किए थे, पर उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया। जैसा कि सर आप बता रहे UPSC में 3 बार आप दिए और तीनों अटेम्प्ट में आप नहीं क्लियर कर पाए, और वहीं पे आप गिव अप कर देते तो फिर आज अभी रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होते। बिल्कुल उस टाइम पे आपको फैमिली फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और मेरी लकीली मेरी फैमिली भी काफ़ी इतनी सपोर्टिव रही है, और मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे दोस्त लोग, फैमिली लोग इतने सपोर्टिव रहे हैं कि मुझे पुश करते रहे। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, ऐसा नहीं कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम वेस्ट किया, लेकिन सपोर्ट सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए आपका कि भाई आप उस चीज़ को कर लो। और जिनका नहीं है, जिनकी फैमिली बैकअप नहीं है, उनको साथ साथ अपने ऊपर काम करना चाहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं और हमारे पास कितना टाइम है। तो अब टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीसियस है। सब लोग यही बोलते हैं कि भाई टाइम बहुत कीमती है, और ये सब, ये सच में है। आप जब थोड़ा लेट समझ में आता है, लेकिन जब आता है तो आपको लगता है वो भाई क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो मैं यहाँ से ये भी बोलना चाहूँगा, जो भी लोग मुझे सपोर्ट किए, मेरे दोस्त लोग काफ़ी हैं,
मेरी फैमिली है, मेरे जिया जी हैं, पापा हैं, मम्मी, सब लोग। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा पूरे घर को संभाली और ये सब किया, हम लोग को पढ़ाया। बहुत लगता है, बहुत लगता है सबकी बात सुनते हुए। चारों तरफ आपके लोग सक्सेस हो रहे हैं गाँव में और ये सब, और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो बहुत सुनने को मिल रहा है। पर कोशिश करते रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ रहिए और सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे चैनल पे आए, और वंस अगेन सर बहुत बहुत बधाई आपको। और इनको भी सपोर्ट कीजिए, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और बहुत अच्छी बात है ये चीज़ को, क्योंकि इनमें वो रॉनेस है वो, और उस चीज़ को इनको काफ़ी आगे लेके जाएंगी। होपफुल रहते हैं हम लोग, और सब लोग इनको सपोर्ट कीजिए और हम लोग भी इस चीज़ पे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सर अब जल्दी से यूपीएससी क्रैक कीजिए और फिर बहुत जल्द आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। ये भी प्लान में है वैसे, एक फाइनल अटेम्प्ट देना है मुझे यूपीएससी का, और मैं उसी की प्रिपरेशन अभी सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। हालांकि ये भी कम नहीं है, जो मिलता है अपने हिस्से का वो मुझे मान्य है, और मेरे हिस्से का ये था भी, तो मैं इस चीज़ को बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। खुश कि ये हो गया ना कि बैकअप प्लान में आपके ये हो गए, अब अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, पर ये सिर्फ बैकअप नहीं है, ये सर्विस, रेवेन्यू ऑफिसर या बीपीएससी की हर सर्विस अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। बिहार में आप देख लीजिए कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें सेलेक्ट होके आना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं हूँ कि बस ठीक है, पर आगे मैं कोशिश करूँगा। अब जो मेरे हिस्से का होगा मुझे मिलेगा, बाकी मेरा काम है कोशिश करना। देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। हाँ, मुझे होप है कि सर होगा, और बहुत जल्द करेंगे आपके साथ हाँ पॉडकास्ट। बिल्कुल, एक और सबसे पहले आपके साथ ही करेंगे। आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ठीक है, भगवान करे सब ऐसे अच्छा हो। और सर वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल।